हे फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस वीडियो में इंश्योरेंस से रिलेटेड कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो वीडियो में आखिर तक बने रहें। लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। फर्स्ट इज़ इंश्योरेंस वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। जो इंश्योरेंस है, जो हमारी इंश्योरेंस कंपनी जो इंश्योरेंस का वो काम करती है, वो किस प्रिंसिपल पे वर्क करती है? वो वर्क करती है शेयरिंग और लॉस पे, प्रोबेबिलिटीज़ पे एंड लार्ज नंबर और रैंडमनेस पे। जहाँ पे मतलब हमारा कोई भी, अगर हमने इंश्योरेंस पॉलिसी ली है और हमारा कोई भी लॉस हुआ तो उसका कवर कौन करती है? इंश्योरेंस पॉलिसी कवर करती है। उस लॉस की पेमेंट कौन करेगा? इंश्योरेंस कंपनी करेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर है ऑल ऑफ दीज। सेकेंड इज इंश्योरेंस हेल्प टू। इंश्योरेंस हमें किस में हेल्प करती है? तो आंसर हमारा क्या है इसमें? बी, रिड्यूस द फाइनेंशियल कंसिक्वेंस ऑफ एडवर्स सिचुएशंस। थोड़ा कायदे समझिएगा, मतलब कि जो भी हमारी एडवर्स सिचुएशन है, जो भी हमारी गलत सिचुएशन है, जो भी बुरी सिचुएशन है, उसकी फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस को रिड्यूस करता है। ठीक है, मतलब कि जैसे एग्जांपल लेते हैं हम लोग। मान लो हमने हेल्थ इंश्योरेंस लिया। ठीक है, हमने हेल्थ इंश्योरेंस लिया और मान लो हमारी तबीयत ख़राब होगी तो हमें मेडिकल इमरजेंसी की ज़रूरत पड़ी। हॉस्पिटलाइज हो गए, उसमें भी पैसे की ज़रूरत पड़ी। इल हो गए तो उसमें भी पैसे की ज़रूरत पड़ी। तो इंश्योरेंस कंपनी में अगर हमने हेल्थ इंश्योरेंस लिया होगा तो जो भी फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंस हुआ, जो भी जितने भी पैसे की ज़रूरत होगी, उसकी पेमेंट कौन करेगा? उसकी पेमेंट जो है हेल्थ इंश्योरेंस करेगा। ठीक है। थर्ड इज द टर्म रिस्क इंक्लूड फर्स्ट डैमेज टू मशीनरी एंड प्रॉपर्टी। रिस्क में क्या आता है? रिस्क ज़रूरी नहीं है रिस्क हमारी लाइफ से रिलेटेड हो। रिस्क जो है हमारी मशीनरी, हमारी प्रॉपर्टी, हमारी लाइफ, किसी चीज़ों से भी इंक्लूड होता है। ठीक है, या अगर हमारे एटमॉस्फेयर में कोई टॉक्सिक प्रोडक्ट अगर फैल गया है, लीकेज हो गई है, तो इसमें क्या हमारी हेल्थ पे ही तो असर पड़ रहा है। तो इसमें से क्या सब रिस्क है? प्रॉपर्टी, मशीन, लाइफ, ये सब रिस्क में आता है। ऑल द अबव आंसर है हमारा। क्वेश्चन नंबर 4, द मेन पर्पस ऑफ हैविंग लाइफ इंश्योरेंस इज। लाइफ इंश्योरेंस का मेन पर्पस क्या है? ठीक है, तो लाइफ इंश्योरेंस का जो मेन पर्पस है, आप सब लोग देखो, इसको रीड करो। क्या है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट? नो। गेटिंग इनकम टैक्स बेनिफिट फ्रॉम सेविंग? क्या हमें इनकम टैक्स बेनिफिट मिलता है? नो, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। जो गवर्नमेंटल प्रोग्राम है रिड्यूसिंग पॉवर्टी, ये सब भी नहीं है। तो मेन पर्पस है क्या एक्चुअली में? मेन पर्पस है क्या? क्योंकि इसमें से तो कुछ भी नहीं है, लेकिन है क्या मेन पर्पस लाइफ इंश्योरेंस का? मेन पर्पस लाइफ इंश्योरेंस का है कि ये जो होता है फाइनेंशियल बेनिफिट देता है। ठीक है, किसी भी इंसान की जब डेथ हो जाती है तो ये उसके डिपेंडेंट्स को ये फाइनेंशियल हेल्प देता है। ठीक है, उसके फैमिली मेम्बर को फाइनेंशियल हेल्प देता है लाइफ इंश्योरेंस का, अगर आपने लिया है। ठीक है, पॉलिसी ली है तो। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरमीडिएटरीज डू नॉट रिक्वायर IRDA लाइसेंस अप्रूव टू ऑपरेट इन इंडिया? किस इंटरमीडिएटरीज को यहाँ पे IRDA लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है? IRDA का फुल फॉर्म बता देती हूँ, इंटरनेशनल रेगुलेटरी डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, इंटरनेशनल रेगुलेटरी डेवलपमेंट एसोसिएशन। ठीक है, इसमें से क्या है? पहला इंश्योरेंस ब्रोकर, बी इंश्योरेंस एजेंट, सी थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटिव, डी सर्वे। तो इनमें से क्या है? ऑल द अबव रिक्वायर। सभी को ज़रूरत होती है IRDA की लाइसेंस की। ठीक है, ऑल द अबव इंटरमीडिएट रिक्वायर IRDA लाइसेंस। अच्छा सॉरी, ऐसा नहीं है। इनमें से यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट हो गया है कि ऑल द अबव इंटरमीडिएट रिक्वायर डू नॉट। इनमें से किसी को भी ज़रूरत नहीं है कि वो लाइसेंस इन ले। ठीक है, IRDA का लाइसेंस इन चारों को लेने की ज़रूरत नहीं होती। सिक्स्थ इज एन एक्चुअरी इज एक्सपेक्टेड टू। अब एक्चुअरी किसे कहते हैं? एक्चुअरी कहते हैं, एक्चुअरी एक ऐसा पर्सन है जो एक रीजनेबल फोरकास्ट बनाता है फ्यूचर लाइबिलिटी, सॉरी, मेक अ रीजनेबल फोरकास्ट ऑफ द फ्यूचर लाइबिलिटी ऑफ पॉलिसीज। मीन्स कि जो मुंशी है, एक्चुअली किसे बोलते हैं? एक्चुअली हम लोग बोलते हैं मुंशी को। ये क्या होते हैं? वन प्रॉब्लम वन सॉल्वर इनको कहा जाता है। एक्चुअली ऑल्सो नोन एज वन प्रॉब्लम वन सॉल्वर। मीन्स ये जो पॉलिसी इन्होंने जो ली है, आगे चल के उनकी क्या लाइबिलिटीज़ है इसको फोरकास्ट करते हैं। हमने किसी की पॉलिसीज तो ले ली, लेकिन आगे चल के हमें उनके प्रति क्या लाइबिलिटीज़ है, क्या जिम्मेदारी है, वो उनको फोरकास्ट करने को कहते हैं एक्चुअरी। इज़ दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आगे हम बढ़ते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। सेवेंथ किसे कहते हैं? द प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन, द प्रिंसिपल ऑफ डैश इंश्योर दैट इंश्योर डज नॉट प्रॉफिट बाय इंश्योरिंग विद मल्टीपल इंश्योर।
कौन सा प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर हमने लालच में आकर के एक इंश्योर ने अलग अलग इंश्योरर कंपनी से इंश्योरेंस करवा लिया तो उसको फ़ायदा नहीं होगा। प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन कहता है कि आपने अगर प्रॉफिट कमाने के चक्कर में अगर आपने अलग अलग इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस करवा लिया तो आपको वहाँ पे फ़ायदा नहीं होगा। आपने सोचा कि हमें प्रॉफिट मिलेगा बट एक्चुअली में आपको प्रॉफिट नहीं मिलता। ये कौन सा प्रिंसिपल कहता है? इट इज़ सेट बाय प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन। ठीक है, 8 वाले पे आते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ एवरेज अप्लाई व्हेन द वैल्यू इज डैश इन द प्रपोजल। प्रिंसिपल ऑफ एवरेज कब अप्लाई होता है? प्रिंसिपल ऑफ एवरेज तभी अप्लाई होता है जब वैल्यू हमारी अंडर स्टेटेड हो। जब हमारी वैल्यू क्या हो? अंडर स्टेटेड हो। अब अंडर स्टेटेड मीन्स क्या होता है? मान लो हमने 1 लाख रुपए के लिए अप्लाई किया लेकिन वहाँ पे क्या हुआ? 50,000 आया, उसको बोलते हैं अंडर स्टेटेड। ओवर स्टेटेड क्या होता है? मान लो 10,000 के लिए अप्लाई किया हमने, 10,000 के हमने अप्लाई किया, आया कितना? 20,000। तो ज़्यादा पैसा आता है, ज़्यादा आना ओवर स्टेटेड, कम आया तो अंडर स्टेटेड। 9th इज फिdelity गारंटी पॉलिसीज कवर लॉसेस ड्यू टू फ्रॉड बाय। ठीक है, फिdelity गारंटी पॉलिसी कवर करता है लॉस को ड्यू टू फ्रॉड बाय एम्प्लॉय। कि हम ओनर हैं, ठीक है, हम बिजनेस के क्या हैं? ओनर हैं। और हमें लगा कि मतलब हमें लगता क्या है कि ये होता भी अक्सर ऐसा होता है कि एम्प्लॉय जो होते हैं धोखा देते हैं। तो एम्प्लॉय ने अगर धोखा दिया, इससे बचने के लिए हम एक पॉलिसी लेते हैं जिसको बोला गया है फिdelity गारंटी पॉलिसी, जो कि अगर किसी एम्प्लॉय ने हमें धोखा दिया है तो फिdelity गारंटी पॉलिसी से हम उसका लॉस को कवर कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, CTL एज यूज इन इंश्योरेंस कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस। कि हमारा कितना टोटल लॉस हुआ इसको बोला गया CTL, कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस। आगे बढ़े। GA इज़ यूज इन इंश्योरेंस। जो इंश्योरेंस में GA वर्ड को क्या कहा गया है? जनरल एवरेज। ठीक है, जनरल एश्योरेंस, जनरल एडजस्टमेंट, ये सब नहीं कहा गया। क्या कहा गया है? जनरल एवरेज। विच ऑफ द फॉलोइंग मैच विथ फैमिली फ्लोटर। कौन सा इसमें से टर्म है जो फैमिली फ्लोटर से मैच करता है? हेल्थ इंश्योरेंस। ठीक है, प्रॉपर्टी है, एक्सीडेंट है, मरीन, इसे तो फैमिली फ्लोटर से मैच करेगा नहीं, तो हेल्थ हमारी फैमिली फ्लोटर से मैच करता है। क्वेश्चन नंबर 13, इन केसेस वेयर अ लाइफ इंश्योरेंस एजेंट कलेक्ट द प्रीमियम फॉर द पॉलिसी होल्डर एंड रिमिट्स इट टू द इंश्योरेंस ऑफिस, ही इज़ एन एजेंट ऑफ इंश्योरेंस कंपनी। लाइफ इंश्योरेंस एजेंट में अगर लाइफ इंश्योरेंस एजेंट जो होता है अपनी प्रीमियम जो होता है पॉलिसी होल्डर से कलेक्ट किया, ठीक है, और फिर इसको जाके इंश्योरेंस ऑफिस में दे दिया, तो वो किसके लिए काम कर रहा है? तो वो ऐड कर रहा है इंश्योरेंस कंपनी के लिए, क्योंकि उसने किसके बिहाफ में काम किया? उसने इंश्योरेंस कंपनी के बिहाफ में काम किया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, अ पॉलिसी वेयर द पॉलिसी होल्डर मेक वन टाइम पेमेंट ऑफ प्रीमियम इज नोन एज सिंगल। जाहिर सी बात है, एक पॉलिसी होल्डर ने जो है एक ऐसी पॉलिसी जहाँ पे पॉलिसी होल्डर जो होगा, हम लोग नॉर्मली कोई भी अगर हमने इंश्योरेंस पॉलिसी लिया तो अक्सर ऐसा ही ज़्यादातर पॉलिसीज़ में यही होता है कि हम मंथली या क्वार्टरली हम पेमेंट करते हैं। लेकिन अगर हमने वन टाइम पेमेंट कर दिया पूरा प्रीमियम की, जैसे मान लो हमने कोई पॉलिसी ली 50,000 की, ठीक है, तो हम हर महीने 10,000 करके ना पे करके अगर हम एक बार में ही 50,000 की प्रीमियम पेमेंट कर देते हैं, उसको बोला गया सिंगल प्रीमियम पॉलिसी। आगे बढ़ते हैं। कौन सा स्टेटमेंट सही इसमें बोला गया? क्वेश्चन नंबर 15 में बोला है स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन बिलो इज करेक्ट। आंसर इसमें क्या है कि कौन सा सही है? An organization can exist only with employee. B, an organization can exist only with different sections. An organization can exist only with its own office building. D, an organization can exist without a purpose. An organization will grow as year pass by. Okay. तो इसमें सबसे करेक्ट कौन सा है? इसमें करेक्ट आंसर कौन सा है? इसमें करेक्ट आंसर है ए। क्यों? क्योंकि इसमें बोला गया कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो एम्प्लॉयज़ रहेगा तभी वो एग्जिस्ट हो सकता है। और जाहिर सी बात है, अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय हैं तभी वो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है। क्या अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ नहीं रहेंगे तो हमारा काहे का ऑर्गेनाइजेशन? ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ का होना बहुत ज़रूरी है। ये सब था फिर कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो होता है अलग अलग सेक्शन में एग्जिस्ट होता है। नहीं, ज़रूरी नहीं कि उसके अलग अलग सेक्शंस हो। ठीक है, एन ऑर्गेनाइजेशन कैन एग्जिस्ट ओनली विद इट्स ओन ऑफिस बिल्डिंग। एक ऑर्गेनाइजेशन अपनी ही ऑफिस बिल्डिंग में हो ऐसा नहीं है, रेंट पे भी वो ऑफिस बिल्डिंग चला सकता है। ठीक है, विदाउट अ पर्पज़, क्या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आप कोई भी काम करते हो,
क्या आप बिना पर्पस के करते हो? तो एक ऑर्गेनाइजेशन कैसे एग्जिस्ट कर सकता है बिना पर्पस के? ऐसा भी नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, डैश में बी डिस्क्राइब एज अ सोशल डिवाइस टू रिड्यूस और एलिमिनेट लॉस ऑफ रिस्क एंड प्रॉपर्टी। इंश्योरेंस, इसका आंसर क्या है? इंश्योरेंस। इंश्योरेंस एक ऐसा डिवाइस है जो हमारे लॉस, रिस्क के, लाइफ के लॉस को भी एलिमिनेट करता है और प्रॉपर्टी को भी एलिमिनेट करता है। प्रॉपर्टी से भी जो लॉस होता है उसको भी एलिमिनेट करता है, क्योंकि हम फायर इंश्योरेंस लेते हैं, लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं, मरीन इंश्योरेंस लेते हैं। ये सब क्या होता है? हमारे लॉस को, जो रिस्क को रिड्यूस करता है। क्वेश्चन नंबर 17, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इसमें से कौन सा सही है? आंसर इज बी, रिलीजियस बिलीफ इंटरफेयर विद द परचेज ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। कि हमारा रिलीजियस बिलीफ क्या कहता है कि हमें परचेज करना चाहिए लाइफ इंश्योरेंस को, ठीक है। लाइफ इंश्योरेंस हमें परचेज करना चाहिए, ये हमारा रिलीजियस बिलीफ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट एक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट। कौन सा ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी एक्टिविटी है ऑर्गेनाइजेशन अकाउंट डिपार्टमेंट की? जाहिर सी बात है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटी क्या है? कीपिंग कंट्रोल ऑन कैश, कि हम कैश पे कंट्रोल रखते हैं। फंड इन्वेस्ट कैसे करना है ये हमें ऑर्गेनाइजेशन को ही देखना है, ठीक है। प्रोसेसिंग बिल्स भी हैं, रिकनसाइलिंग बैंक स्टेटमेंट भी है। ये सब क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है जो कि ऑर्गेनाइजेशन को देख के चलना है। रिकनसाइलेशन बैंक स्टेटमेंट क्या होता है? कि जहाँ पे हम अपने खुद के रिकॉर्ड को अपने बैंक के रिकॉर्ड से कंपेयर करते हैं, उसको बोलते हैं रिकनसाइलिंग बैंक स्टेटमेंट। यस क्लास, तो हमारा 19 क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पॉर्टेंट रीज़न फॉर इंश्योरर टू सेल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी थ्रू एजेंट। कि क्यों, क्या रीज़न है कि जो इंश्योरेंस कंपनी वाले होते हैं वो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी सेल करते हैं एजेंट्स के थ्रू? तो इसका मेन आंसर ये है, जो आंसर है इसका ई, मेनी पीपल रिक्वायर पर्सनल गाइडेंस फॉर सिलेक्टिंग द राइट, ठीक है। बहुत सारे लोगों को जो पॉलिसीज़ के बारे में इतनी नॉलेज नहीं होती है, तो जो एजेंट्स होते हैं उनको सही तरीके से गाइड करते हैं कि आपको ये पॉलिसी लेनी चाहिए, इस पॉलिसी लेने का ये प्रॉफिट है, ताकि अगले इंसान को समझ में आ सके और वो पॉलिसी परचेज कर सके, ठीक है। 20 क्वेश्चन एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ माई वीडियो। कंपेयर टू द प्रीमियम फॉर अ होल लाइफ पॉलिसी, द प्रीमियम फॉर एंडोमेंट विल बी डैश फॉर द सेम एज। अगर हम होल लाइफ प्लान को कंपेयर करते हैं एंडोमेंट प्लान के प्रीमियम से, तो क्या जाता है? विल बी मोर फॉर द सेम एज। जो हमारा होल लाइफ प्लान में जो प्रीमियम मिलता है हमें एंडोमेंट के कंपैरिजन, वो हमें होल लाइफ में ज़्यादा मिलता है। मतलब होल लाइफ प्लान में हमें जो प्रीमियम है वो ज़्यादा मिलता है एज़ कम्पेयर टू एंडोमेंट प्लान। अब होल लाइफ प्लान होता क्या है और एंडोमेंट प्लान होता क्या है, आपको ये भी पता होना चाहिए। तो देखो, होल लाइफ प्लान जो होता है वो नाम से समझ में आ रहा होगा, ये पॉलिसी जो होती है इशू होती है फॉर होल लाइफ, ठीक है। दिस पॉलिसीज आर इशू फॉर होल लाइफ। जो भी जो इंश्योर्ड है वो इसमें पे करता है, वो उसको कब मिलता है? जैसे हमने प्रीमियम पे किया है, ठीक है। तो इसमें जो होल लाइफ में क्या होता है, जो भी आप सम एश्योर्ड करते हो वो जो होता है आपकी जब डेथ हो जाती है तभी आपको मिलता है। अब जाहिर सी बात है, डेथ हो गई तो उसको मिलेगा। तो जो भी जब डेथ हो जाती है तो हमारे जो फैमिली मेम्बर जो हम पे डिपेंड होते हैं उनको मिलती है होल लाइफ पॉलिसी में। तो जब तक आप जिंदा हो, जब तक आप अलाइव हो, तब तक आपको नहीं मिलती। जब आपकी डेथ हो जाती है तो वो पेमेंट जो आपने पे किया था वो आपकी फैमिली मेम्बर को मिल जाती है, डिपेंडेंट्स को। इसका मतलब ये जो होल लाइफ पॉलिसी है वो आपके बेसिकली किसके लिए बनी है? डिपेंडेंट्स के लिए बनी है। जो अपने डिपेंडेंट्स को हेल्प करना चाहते हैं वो ये पॉलिसी लेते हैं, ठीक है। ओके, अब क्या होता है एंडोमेंट क्या है? हाँ, एंडोमेंट पॉलिसी क्या होती है? एंडोमेंट पॉलिसी तो सबसे पहले आप ये जानिए, इसमें जो भी हम प्रीमियम पे करते हैं वो हाफ ईयरली पे करते हैं, ईयरली पे भी कर सकते हैं, क्वार्टरली भी कर सकते हैं और मंथली भी पे करना चाहता है। अगर एक इंश्योर्ड जो होता है इंश्योरेंस कंपनी को ईयरली, हाफ ईयरली, मंथली या क्वार्टरली पे करना चाहे तो कर सकता है। इसके ऊपर उसको कोई बाउंडेशन नहीं है, ठीक है। और आजकल जो एंडोमेंट पॉलिसी वो बहुत ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी माना गया है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इसमें बहुत ध्यान से सुनिएगा। उसमें क्या होता है, जब वो क्या होता है, जो होल लाइफ पॉलिसी में जब उसकी डेथ हो जाती है तब उसके डिपेंडेंट्स को मिलता है, ठीक है। लेकिन एंडोमेंट पॉलिसी में जब उस इंसान की डेथ हो जाती है या फिक्स नंबर ऑफ ईयर में जो पहले आता है उसको मिलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल 10 साल के लिए हमने इंश्योरेंस पॉलिसी ली,
ठीक है, हमने 10 साल के लिए एंडोमेंट पॉलिसी लिया और 5 साल में हमारी डेथ हो गई, तो 5 साल में डेथ क्या होगी, पहले हुई ना, तो डेथ पहले होगी तो डिपेंडेंट्स को पैसा मिल जाएगा। ये मान लो हमने 5 साल के लिए लाइफ एंडोमेंट पॉलिसी लिया हमने, लेकिन हमारी डेथ नहीं हुई, हम अलाइव है अभी भी, ठीक है। तो जो डेथ हो जाएगी तो फिक्स नंबर ऑफ ईयर, तो हम डेथ का इंतजार नहीं करेंगे वहाँ पे 5 साल कंप्लीट हो गया ना, जो भी पहले आएगा या तो डेथ या तो फिक्स नंबर ऑफ ईयर, उसी टाइम पे पॉलिसी की पेमेंट हो जाएगी, ठीक है। जो भी क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह बहुत जल्द आएगी। अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो को प्लीज़ शेयर कर दें। थैंक यू।